गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोली देख लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उस ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। देखिए, मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया है कि कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म समझ में आएगा अच्छे से, और इनहेलेशन एक्सहेलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर मेनली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कि लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो सबसे पहले हम थोरेसिस कैविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थोरेसिस कैविटी या थोरेसिस कैज भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? थोरेसिस केज। अब इनको थोरेसिस कैज क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो आपका लंग्स है, लंग्स को हम संकिन कहते हैं। योर लंग्स आर संकिन बाई बिकॉज देयर इज़ नो मसल्स देयर, ओके। मतलब वहाँ पे कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं है आपके लंग्स में पर्टिकुलरली, ठीक है। वहाँ पे मसल्स कहाँ प्रेजेंट है मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, लेकिन लंग्स को संकिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई मसल्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब लंग्स में कोई भी मसल नहीं है। अब जब मसल नहीं है तो आपका लंग्स का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है? बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, प्रेशर को अंदर की तरफ। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे तो योर लंग्स आर संकिन, ओके। सो देयर इज़ नो मसल्स इन योर लंग्स, ओके। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो अब ये प्रेशर्स कैसे होता है जनरेट, प्रेशर्स कैसे जनरेट होता है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, वो पे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, थोरेसिस कैविटी, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, लंग्स आर संकिन। फिर आप ऐसे भी लिख लो, नो मसल्स प्रेजेंट हियर, ठीक है। आपका जो लंग्स है वन पेयर में दोनों साइड, वो एक केज में बंद रहता है, प्रोटेक्ट करता है उसको कोई, उसका नाम है थोरेसिस कैविटी, ठीक है। थोरेसिस कैविटी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये केज लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर मैंने बनाया भी है, इसके अंदर ही आपका इधर ऐसे लंग्स आपका प्रेजेंट होगा, इधर आपका ऐसे लंग्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जिससे आपका लंग्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है, एक तरह से बाउंडेशन है चारों तरफ से, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप भी कोई भी प्लांटेशन कहीं भी करते हो, ठीक है। कोई भी मान लीजिए मैंगो का ही प्लांट लगा रहे हो, तो उसको जानवरों से बचाने के लिए या किसी भी अनएजेंट फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए आप उसके चारों तरफ कुछ लकड़ियाँ कवर कर देते हो या कोई डाली वाली लगा देते हो चारों तरफ, ताकि वो प्रोटेक्शन वहाँ पे बना रहे। उसी तरह से आपके लंग्स के चारों तरफ एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं थोरेसिस केज, ओके। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। और लंग्स क्या है, संकिन है, देयर इज़ नो मसल्स, ठीक है। अब वो प्रेशर और वॉल्यूम का कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन होता है वो भी मैं आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ जानिएगा कि जो थोरेसिस है आपका, थोरेसिस से ही सारे आपके जो विटल ऑर्गन्स हैं, जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, वो एक तरह से समझिए पूरी थोरेसिस कैज में है, लंग्स से रिलेटेड। तो आपका एंटायरली थोरेसिस कैविटी की क्या प्रेजेंट है, नेक प्रेजेंट है। ये मतलब मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन आपकी कैसे है। तो नेक क्या है आपका, एंटीरियर साइड में, ठीक है। पोस्टीरियरली आपका क्या है, डायफ्राम, दिस इज योर डायफ्राम। इसके आगे क्या होता है आपका, एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल होती है। तो डायफ्राम क्या करता है, थोरेसिस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, ठीक है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डायफ्राम। तो थोरेसिस कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट ही डायफ्राम कहलाता है, ठीक है। वेंट्रल साइड में सबको पता है स्टर्नम चल रही है आपकी, और डोर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम चल रहा है, और वर्टिबल कॉलम से ही क्या अटैच है आपका, रिब्स अटैच है। ये मैंने सब पढ़ाया आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। रिब्स प्रेजेंट है आपका स्केलेटल सिस्टम पूरा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, पूरा पढ़ लेना ये सब, ठीक है, कहाँ कौन सा चीज़ प्रेजेंट है। ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि थोरेसिस कैविटी के अप्रॉक्स कैसे आपका ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियर आपका डायफ्राम हो गया, वेंट्रल स्टर्नम, डोर्सल आपका वर्टिबल कॉलम से आपकी रिब्स अटैच है, ठीक है। तो वो इस लोकेशन पे होंगे रिब्स, जो है आपकी डोर्सो लेट्रो वेंट्रल, इनकी सैचुरेशन होगी किसकी, रिब्स की। कितने पेयर रिब्स हैं, 12 पेयर रिब्स हैं, ठीक है। ये भी दिमाग में रखिए। अब देखिए, थोरेसिस कैविटी में लंग्स आपके ऐसे प्रेजेंट हैं, जैसे मान लीजिए अगर थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका लंग्स का भी बढ़ेगा, क्योंकि एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। जो भी चेंजेस आपके थोरेसिस कैविटी में होंगे वो आपके लंग्स में भी होंगे। एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया था, प्लूरा एक क्या कहती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, उसी तरह ये थोरेसिस केज भी आपको प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट थोरेसिस कैविटी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ऐसे डायग्राम बना लीजिए।
लंग्स मत बनाइएगा, उसमें बना भी सकते हैं, कोई वो नहीं। तो ये आपका थोरेसिक कैविटी। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेस अकर, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। सबको पता है इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। तो इनहेलेशन एक कैसी प्रोसेस है, देखिए दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो इनहेलेशन कैसी प्रोसेस है, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। और एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है, so there is difference। तो इनहेलेशन कैसी प्रोसेस है, आपकी एक्टिव प्रोसेस है। और इसमें देखिए आपको 1 मिनट में आपका कोई ब्रीदिंग रेट पूछता है, क्या होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन का, तो आप बता सकते हो 12 से 15 ब्रीदिंग रेट जो कोई पूछता है, तो 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। कभी आप काउंट करके देखना इनहेलेशन एक्सहेलेशन में टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो पर मिनट आपका 12 to 15 टाइम्स होता है पर मिनट, ठीक है। जिसमें से आपका टोटल जो होता है 5 सेकेंड की साइकिल होती है, ठीक है। 5 सेकेंड में ही आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो एक्सहेलेशन एक बार होता है 5 सेकेंड में, जिसमें से आपका 2 सेकेंड में, मतलब फास्टली आपका इनहेलेशन होता है, 2 सेकेंड में इनहेलेशन होगा और 3 सेकेंड आपको एक्सहेलेशन में टाइम लगते हैं। कितना टाइम लगता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, ये टोटल 5 सेकेंड का है, ठीक है। और मैंने क्या बताया 12 to 15 टाइम्स ब्रीदिंग रेट होती है आपकी। तो देखिए इनहेलेशन में टाइम कम लगता है 2 सेकेंड एंड एक्सहेलेशन में 3 सेकेंड लगता है, तो टोटल हो गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आप 5 सेकेंड में एक बार इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, जिसमें से 2 सेकेंड में क्या हो रहा है इनहेलेशन एंड 3 सेकेंड में आपका एक्सहेलेशन हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनहेलेशन के टाइप आपका जो मसल्स है, अब कौन से मसल्स वो भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। लंग्स के मसल नहीं है, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पे आपके जो भी मसल्स हैं वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कहाँ पे होता है इनहेलेशन के टाइम पे। एंड यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट को बता रही हूँ, मैं इसीलिए पहले ज़्यादा नहीं लिख के रखती हूँ नोट डाउन करके, कि कुछ लोग वीडियोस पूरी देखेंगे नहीं, फिर वो और ऐसे भगा के देखेंगे, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए तो आप एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, अपने आप सामने नोटबुक रखिए, उसमें नोट डाउन करते जाइए। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइए। तो रिलैक्सेशन ऑफ मसल किस में होगा, आपका एक्सहेलेशन। आप ऐसे खुद करके देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इनहेल करते हो तो आपकी सारी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब वो कौन सी मसल पार्टिसिपेट करती हैं उसको चलिए देख लेते हैं। मसल्स फॉर ब्रीदिंग, सबसे पहले है आपका इंटरकोस्टल मसल्स। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मसल्स के नाम याद होना चाहिए। अब ये ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं मसल्स, ये लंग्स की मसल नहीं है, ये ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि लंग्स को हम सनकिन क्यों कह रहे हैं, ये ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। देखिए इंटरकोस्टल मसल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं आपकी रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में, इन बिटवीन रिब्स लिख लीजिए, इन बिटवीन रिब्स। आपसे लोकेशन पूछ सकता है इन मसल्स का। पहला है आपका इंटरकोस्टल मसल, जिसको जो 2 टाइप्स की होती हैं, पहले इसको छोड़िए। इंटरकोस्टल मसल्स, फ्रेनिक मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं आपकी, ठीक है, ये मैं डायग्राम आपको दे रही हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिए कहाँ प्रेजेंट है आपका इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स के बिटवीन में प्रेजेंट है आपका, ठीक है। अब इसमें भी 2 टाइप की इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक इंटरनल कोस्टल मसल्स, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। एक एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स होंगी बाहर की तरफ रिब्स के बीच में, एंड एक अंदर की तरफ होंगी, जिनको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स 2 टाइप की होती हैं, ठीक है।
उसके बाद है आपका फ्रेनिक मसल्स। इनको फ्रेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायफ्राम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अटैच्ड विद डायग्राम, डायफ्राम लिख लीजिएगा, डायग्राम क्या है तो डायफ्राम लिख लीजिएगा, अटैच्ड विद डायफ्राम, इसलिए इनको फ्रेनिक मसल्स कहते हैं या रेडियल मसल्स, इन्हीं को हम रेडियल मसल्स कहते हैं, रेडियल मसल्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेडियल मसल को ही हम फ्रेनिक मसल्स कहते हैं, जो कि अटैच होती हैं डायफ्राम से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेनिक मसल डायफ्राम से अटैच होती हैं। अब अपनी ये चीज़ नोट डाउन नहीं की होगी, मैं ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यहाँ पे नोट डाउन नहीं करूँ, आप मैं जो बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको तुरंत नोट डाउन कीजिए, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। अब इनहेलेशन एक्सहेलेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं करती, फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है, एक टाइप है आपका ब्रीदिंग का, जिसमें जो आपका कफिंग और स्नीजिंग है ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में आता है, ठीक है। तो उसमें आपकी एब्डोमिनल मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, डायफ्राम के नीचे वाली मसल्स। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। कहाँ प्रेजेंट होंगी इंटरकोस्टल मसल्स? इन बिटवीन रिब्स, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। अब देखिए रेडियल मसल्स, रेडियल मसल्स जो होती हैं वो किस अटैच होती हैं? डायफ्राम से अटैच होती हैं, उसका भी मैंने डायग्राम दे दिया आपको, देख लीजिए, ठीक है। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अब हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ओवरव्यू ले लीजिए थोड़ा सा, फिर उसको मैं डिटेल में बताऊंगी कि एक्चुअली प्रोसेस आपकी मैकेनिज्म ब्रीदिंग की कैसे हो रही है। इनहेलेशन में क्या होता है और एक्सहेलेशन में क्या होता है? देखिए इनहेलेशन जो होती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड रेडियल मसल्स। यहाँ पे क्या होता है इनहेलेशन में आपका? देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका क्या है? इनहेलेशन एक्सहेलेशन। और मैंने अभी बताया आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग भी एक टाइप है, जिसमें आपका नोट डाउन कर लीजिए, स्नीजिंग, कफिंग, ठीक है। ये कैसा है? ये जो स्नीजिंग कफिंग होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन है कि वॉलंटरी एक्शन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में अभी आप देखोगे तो ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि ब्रीदिंग कैसी प्रोसेस है। फोर्सफुल ब्रीदिंग में स्नीजिंग कफिंग कैसे प्रोसेस? इनवॉलंटरी। आप चाहते तो नहीं हो कि आपको खांसी आ जाए, लेकिन आपको किसी वजह से आती है खांसी, तो इनवॉलंटरी हुई ना, ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस है ये। एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एंड देखिए यहाँ पे आपका एब्डोमिनल मसल पार्टिसिपेट करता है, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स कहाँ पार्टिसिपेट करती हैं? फोर्सफुल ब्रीदिंग में। एंड नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेलेशन में सबको पता है कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की, एंड एक्सहेलेशन में रिलैक्सेशन होती है। तो यहाँ पे कौन से मसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेडियल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रेडियल मसल्स, इसमें क्या होगा? उनका दोनों मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। यही दो पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में पढ़ते हैं। डायग्राम के थ्रू आप समझोगे, मैं आपको ऐसे बना के बताऊंगी एक्चुअली हो क्या रहा है आपके, ठीक है। पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको पढ़ने से पहले आप थोड़ा डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। पहले मैं मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन के बारे में बताऊंगी। डायग्राम देखिए आपके, मान लीजिए आपके 12 पेयर रिब्स हैं, ठीक है। मैंने 12 नहीं बनाया है, लेकिन मान लीजिए आप, ठीक है, रिब्स हैं आपके, ठीक है। ये आपका थोरेसिस केज है एक तरह से। थोरेसिस केज में आपका रिब्स प्रेजेंट है, और रिब्स के बिटवीन आपका कौन सी मसल्स है? यस, कौन सी मसल्स है? इंटरकोस्टल मसल्स। अभी मैंने बताया आपको रिब्स के बीच में कौन सी मसल्स हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होंगी, इंटरनल अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रेडियल मसल्स और फ्रेनिक मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन में। अभी मैंने बताया आपको, ध्यान से देखिए, दिस इज योर रेडियल मसल और फ्रेनिक मसल। एंड यहाँ पे मान लीजिए कहीं आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी, ठीक है।
तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, मान लीजिए अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लीजिए दोनों साइड हैं आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब इनहेलेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन होता है इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का एंड रेडियल मसल्स का। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनहेलेशन के टाइम पे। अब देखिए ये जो है डायफ्राम आपका, दिस इज योर डायफ्राम एरिया, डायफ्राम एरिया। तो जब आपका रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। जब डायफ्राम फ्लैट होगा, भाई आप इनहेल कर रहे हो, मान लीजिए आप इनहेल करो, इनहेल किए तो ऑब्वियसली आपका जो ये क्या है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। इनहेल कर रहे हो तो आप क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये आपका थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। ये मैं बढ़ने का बता रही हूँ, ठीक है। और डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो आप इनहेलेशन के टाइम पे देखो ये क्या हो रहा है, डायफ्राम फ्लैट हो रहा है। मान लीजिए अगर आपका डायफ्राम डोम शेप का होता है, मतलब ऐसे होता है डोम शेप, ये आपका रिलैक्स कंडीशन था, मतलब नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब आपका इनहेलेशन का टाइम है तो इनहेलेशन के टाइम पे आपका डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका पोजीशन ए है, तो ए से A1 आपका इनहेलेशन के टाइम पे हो जाएगा डायफ्राम, एंड ये आपका मान लीजिए बी पोजीशन नॉर्मल था आपका, थोरेसिस कैविटी का वॉल्यूम, ठीक है। अब ये क्या होगा, B1 कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम आपका, ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम मैंने दिखाया है, V से मान लीजिए V1 चला गया, या B से B1, कुछ भी आप लिख सकते हो जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या होता है कि डायफ्राम बिकम फ्लैट एट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, जब कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स जब होगा, जब रेडियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तब आपकी डायफ्राम फ्लैट हो जाएगी। एंड जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, किसका, रिब्स एंड स्टर्नम का। रिब्स एंड स्टर्नम का पोर्शन आता है थोरेसिस कैविटी में, रिब्स एंड स्टर्नम। तो रिब्स एंड स्टर्नम क्या होंगी, वो थोड़ा अपवर्ड पोजीशन में या आउटवर्ड पोजीशन में जाएंगे। तो ये मैंने डिनोट किया है एक तरह से, वॉल्यूम को भी ये बढ़ाना शो कर रहा है, ठीक है। और बस बात है आप कोई चीज़ इतने में रखे हो फिर वो इतनी हो जाए, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, यहाँ पे स्पेस आ रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल, दिस इज योर रेडियल मसल्स, रेड, ठीक है। डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम आपका क्या हो रहा है, फ्लैट हो जा रहा है, इवन पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि डोम शेप में था नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, अब फ्लैट हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आपकी थोरेसिस कैविटी की वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी ऑब्वियसली। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम जो है वो आपकी क्या होंगी, आउटवर्ड पोजीशन में जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी या अपवर्ड जाएंगी, अपवर्ड जाएंगी, ठीक है, अपवर्ड जाएंगी, आउटसाइड कुछ भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से भी आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब बताइए जब आपका अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। बॉयल्स लॉ सब लोग पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ क्या होता है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा प्रोपोर्शनल टू, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब वॉल्यूम अगर आपका बढ़ रहा है अंदर तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो ड्यू टू दिस आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है, और जब अंदर का पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ऑब्वियसली हाई है बाहर की तरफ, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो अब बताइए इनहेलेशन होगा ना, हाई क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ कम है एंड बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ आपका क्या होगा, एयर इन करेगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। तो ऐसे आपकी इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, एकदम ईजीएस्ट वे में मैंने आपको बताया है। अब जस्ट इसका उल्टा अपोजिट जो होगा वो एक्सहेलेशन हो जाएगा आपका। देखिए एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायग्राम से ही देख लीजिए,
कि इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया इनहेलेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, एक्सहेलेशन में ये रिलैक्स करेंगी, ठीक है, रिलैक्स करेंगी। तो जैसे ये रिलैक्सेशन होगा रेडियल मसल्स का या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रिलैक्सेशन होगा, तो डायफ्राम फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा, जहाँ पे था वहीं पे चला जाएगा नॉर्मल पोजीशन पे, एंड रिब्स एंड स्टर्नम भी वापस से अपनी पोजीशंस पे आ जाएंगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग अब क्या होगा भाई, ऑब्वियसली बात, पहले बड़ा था, अब फिर डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन में हो जाएगा। तो अब जो वॉल्यूम ऑफ का क्या होगा, डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका इंटरनली। अब प्रेशर जब बढ़ गया, अंदर प्रेशर बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, एक्सहेल करोगे। तो ऐसे आपकी एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है, कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है। तो यही मैंने लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोग को दिख रहा हो पूरा तो, ठीक है। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो नॉर्मल ब्रीथिंग हो गई, क्योंकि आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ गई होगी। अब एक और चीज़ होती है जिसमें मैंने बताया, फोर्सफुल ब्रीथिंग, ठीक है। स्नीजिंग एंड कफिंग जो हो आप करते हो, वो एक फोर्सफुल ब्रीथिंग का टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पार्टिसिपेट करती हैं एंड रेडियल मसल पार्टिसिपेट नहीं करती। कौन सी, एब्डोमिनल मसल पार्टिसिपेट करती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जब खांसने लगते हो तो आपको एब्डोमिन एरिया में पेन महसूस होता है, इसी वजह से, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लिया। देखो फोर्सफुल ब्रीथिंग में क्या होता है, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल पार्टिसिपेट करती है। अब इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो डायफ्राम का सैचुरेशन है वो क्या है, एंटीरियर पोस्टीरियर कह सकते हो, एंटीरियरली पोस्टीरियरली। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीज करेगी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली एक्सिस में, पोस्टीरियरली एक्सिस में लिख लेना। एंड यहाँ पे भी आपका लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी इंक्रीजेस डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल सिचुएशन में। ऑब्वियस सी बात है, जब देखिए यहाँ पे थोरेसिस कैविटी एंटीरियर पोस्टीरियर, क्योंकि रिब्स का बात हो रहा है, सॉरी डायफ्राम का बात हो रहा है, लेकिन इधर क्या है, रिब्स एंड स्टर्नम का बात हो रहा है, रिब्स एंड स्टर्नम का बात होता है। तो इसलिए ये क्या है, डॉर्सल, रिब्स और स्टर्नम कैसे प्रेजेंट है आपकी, डॉर्सो वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, एक तरह से वेंट्रल साइड में आपका स्टर्नम है, रिब्स आपका थोड़ा डॉर्सल लिए हुए है, तो डॉर्सल वेंट्रल सिचुएशन में ये ऐसे मूवमेंट होती है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस कैविटी किस एक्सिस में बढ़ेगी, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपका सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अभी मैं लिख दे रही हूँ, पहले इसको देख लीजिए। फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है भाई, एक्टिवली होती है। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल, यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स, रेडियल मसल पार्टिसिपेट नहीं करती है, एब्डोमिनल मसल पार्टिसिपेट करती है। देखिए इसमें क्या होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग में जब आप मान लीजिए तेज़ी से छींक रहे हैं, जैसे तेज़ी से छींकते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, एब्डोमिनल मसल का। और जैसे ही आपके यहाँ पे एब्डोमिनल मसल है आपके मान लीजिए, ठीक है, तो एब्डोमिनल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से आपका जो डायफ्राम होता है वो नॉर्मल से भी, भाई फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हो तो नॉर्मल से भी और डोम शेप्ड हो जाएगी, नॉर्मल से भी क्या हो जाएगी, और डोम शेप्ड हो जाएगी, कौन, डायफ्राम। तो यहाँ पे आप A1 लिखा था, अब जब आप फ्लैट हो गया और डोम शेप्ड हो जाएगी, तो उसको A2 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायफ्राम और डोम शेप्ड हो जाएगा। अब भाई आप एक्सेलेशन में ही, ये फोर्सफुल ब्रीथिंग कैसा है, फोर्सफुल एक्सेलेशन का टाइप है, एक्सेलेशन। यहाँ पे फोर्सफुल इनहेलेशन तो नहीं हो रहा है ना, स्नीज कर रहे हो तो आप एक्सेल ही कर रहे हो, तो फोर्सफुल एक्सेलेशन भी इसको लिख सकते हो। तो एक्सेलेशन के टाइम पे आपने देखा था कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, लंग का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग कर रहे हो तो ऐसे ही सोचो, फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा, और डिक्रीज होगा, किसका, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में रिब्स एंड स्टर्नम का भी, एंड इसका भी, किसका, डायफ्राम। डायफ्राम की वजह से आपका क्या होगा, ये भी, इसका भी वॉल्यूम क्या हो रहा है, थोरेसिस कैविटी का घट रहा है। तो ऐसे समझिएगा, तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, मान लीजिए पहले यहाँ पे आपका वॉल्यूम गया, रिब्स एंड स्टर्नम आपके ओपन साइड में गए, आउटवर्ड गए आपके इनहेलेशन में, लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पे आपका नॉर्मल पोजीशन में आया था। फोर्सफुल ब्रीथिंग के टाइम पे और
आपका क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड आ जाएंगे, रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड आ जाएंगे, या आप कह सकते हो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और ज़्यादा घट जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मान लीजिए ये B1 पोजीशन था, ये B2 पोजीशन लिख रही है इसको, इस वाले को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, डायफ्राम मोर डोम शेप्ड हो रहा है, मोर एंड वॉल्यूम आपका घट रहा है ड्यू टू रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनवर्ड की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इनवर्ड पोजीशन में आ रहे हैं। सो दैट्स वाई, अब बताइए जब ये आपका वॉल्यूम यहाँ का घट रहा है, थोरेसिक कैविटी का क्या हो रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियसली प्रेशर और बढ़ जाएगा, और जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, तो आप क्या करोगे, फोर्सफुल ब्रीथिंग करोगे। ऑब्वियसली भाई आपका अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ जब अब अंदर का प्रेशर बढ़ गया है, तो आप उसको, उस प्रेशर को बाहर निकालोगे ना, उस प्रेशर को बाहर की तरफ जनरेट करना चाहोगे, तो ऐसे आपकी फोर्सफुल ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, या फोर्सफुल एक्सहेलेशन की प्रोसेस होती है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आप इस वीडियो को कई बार देखोगे तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं 2 बार मैक्सिमम कहूँगी, आप 2 बार तो ज़रूर देखो, फिर से आगे से देखो कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की। ठीक है, फिर से सुनो। फोर्सफुल ब्रीथिंग के टाइम में मान लीजिए आप स्नीजिंग कफिंग कर रहे हो, खांसा, जब आपने छींका, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका डायफ्राम और क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ डोम शेप्ड और हो जाएगा, और रिब्स एंड स्टर्नम और आपके क्या होंगे, इनवर्ड पोजीशन में आएंगे। तो अब आपका वॉल्यूम क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घट गया, और जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर के बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा, आपका फोर्सफुल ब्रीथिंग, एयर गोज आउटसाइड फास्टली, मतलब आपका एयर जो होगा बहुत फास्टली बाहर आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे फोर्सफुल एक्सेलेशन होता है। तो ऐसे डायग्राम यहाँ पे बना लीजिएगा। अब सब आपको डिनोट भी कर लेना है कि A1 सिचुएशन में डायग्राम आपकी डायफ्राम किस पोजीशन में, A1 पोजीशन पे आ रही है, किस पोजीशन में A है, नॉर्मल ब्रीथिंग में है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे है कि नॉर्मल में है, A2 सिचुएशन किस में है, किस सिचुएशन में है। ठीक है, तो ये सब ऐसे यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आज वैसे भी लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।